Hello students, this is Sumit Narang from K2S Career Zone and welcome to my YouTube channel. आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा सेकेंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस. सो कमिंग टू आवर टॉपिक, व्हाट इज अ करंट. तो हमारा दूसरा यूनिट जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है और इसका पहला चैप्टर हम जो शुरू कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस. सो पहली डेफिनेशन हमारे पास है करंट की. तो करंट क्या होता है? तो इससे पिछले यूनिट में हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा और वो चार्जेस रेस्ट पे थे तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था. अभी अगर चार्ज मूव करते हैं तो वो मूविंग चार्ज करंट बनाते हैं. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट करंट. So flow of charges or rate of flow of electric charge through any cross section of a conductor is known as electric current. तो चार्जेस का फ्लो या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है. तो कंडक्टर्स में हमारे पास चार्जेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास फ्री होते हैं मूव करने के लिए एक कंडक्टर में. तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्टर के अंदर मूव करते रहते हैं हैपहैज़र्ड वे में, मतलब इधर उधर वो मूव करते रहते हैं, तो वो ये करंट नहीं बना पाते जब तक वो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो ना करें. तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है और उस एक्सटर्नल फोर्स को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है. ये एक्सटर्नल फोर्स हमारे चार्ज कैरियर जो कि हमारे पास जो चार्ज कैरी करते हैं, तो कैरियर जो है हमारे पास वो हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनको कंपेल करती है एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करने के लिए. तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट इज पॉसिबल इन ए क्लोज सर्किट इफ देयर इज अ सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स विच कंपेल्स द करंट कैरियर electrons or ions to move in a definite direction, that is from lower potential energy to higher potential energy. This external force which makes the current carrier to move in a definite direction is known as electromotive force. तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो एक्सटर्नल फोर्स है जो हमारे करंट या चार्ज कैरियर्स को कंपेल करती है एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करने के लिए. द सोर्स ऑफ ईएमएफ, तो ये सोर्स क्या हो सकता है ईएमएफ का? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सोर्स क्या हो सकता है? इट मे बी अ सेल, अ बैटरी, अ जनरेटर और अ डायनामो. तो कुछ भी हो सकता है जो एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर सकता है, जो भी इक्विपमेंट, वो हमारे पास सोर्स ऑफ ईएमएफ बन सकता है. ईएमएफ ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल और सेल इज इन ओपन सर्किट. सो एक सेल की ईएमएफ जो होती है वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल जब उससे कोई भी करंट ड्रॉ ना किया जा सके, या हम कह सकते हैं सेल जो है वो ओपन सर्किट में है. तो अगर हमारा सेल ओपन सर्किट में है तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस उसकी दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में होता है वो उसकी ईएमएफ होती है. ऐसा यूनिट ऑफ ईएमएफ ऑफ ए सेल इज वोल्ट और जूल्स पर कूलम. तो ईएमएफ ऑफ ए सेल की जो यूनिट्स हैं जो कि हमने देख लिया वो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है बेसिकली, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वोल्ट में मापा जाता है, तो ईएमएफ भी वोल्ट में ही मापी जाती है. तो वोल्ट या जूल्स पर कूलम होती है इसकी ऐसा यूनिट. ईएमएफ ऑफ ए सेल इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल एनर्जी इज सप्लाइड बाय द सेल टू ड्राइव 1 कूलम ऑफ चार्ज वंस अराउंड द होल सर्किट. एक सेल की ईएमएफ 1 वोल्ट कही जाएगी अगर वो 1 जूल एनर्जी सप्लाई करता है 1 कूलम चार्ज को एक बार पूरे सर्किट में डिराइव करने के लिए, तो घुमाने के लिए. तो उस सेल की ईएमएफ जो है वो 1 वोल्ट होगी. नाउ कम्स द इलेक्ट्रिक करंट. तो करंट हमने देख लिया कि फ्लो ऑफ चार्जेस होता है. तो इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ चार्जेस इन डेफिनेट डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट और द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है. तो हम इलेक्ट्रिक करंट को कैसे लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किया जाता है I से, और इलेक्ट्रिक करंट दैट इज I इज इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लो ऑन अपॉन टाइम टेकन. तो टोटल चार्ज जितना फ्लो किया और डिवाइड किया उसको कितने टाइम के लिए फ्लो किया, तो ये कहलाता है करंट. तो चार्ज अपॉन टाइम इज करंट और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट.
ऐसा यूनिट जो है वो करंट के एम्पियर होते हैं। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, दैट इज 1 कूलम पर सेकेंड। तो 1 एम्पियर होता है 1 कूलम पर सेकेंड के इक्वल। नाउ डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट एक कंडक्टर में फ्लो करता है किस कारण से, जब एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगाई जाती है। और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम किसके थ्रू लगा सकते हैं, तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमने देखा सेल भी हो सकता है, कोई बैटरी भी हो सकती है, और कोई जनरेटर हो सकता है, डायनमो हो सकता है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर सकता है अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, तो वो सोर्स ऑफ ईएमएफ बन सकता है। तो सपोज करो एक कंडक्टर हमने ले लिया, उसकी एक साइड है ए और दूसरी साइड है बी। तो ए बी एक कंडक्टर है और उसको एक एक्सटर्नल सेल से ज्वाइन कर दिया गया। तो सेल की एक पॉजिटिव साइड है और नेगेटिव साइड है, तो पॉजिटिव साइड ए से जोड़ दी गई और बी नेगेटिव साइड से जोड़ दिया गया। तो इसका मतलब ए पे जो है वो पोटेंशियल पॉजिटिव हो गया और इधर नेगेटिव हो गया, तो इधर हायर पोटेंशियल हो गया, इधर लोअर हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर हुआ क्या कि हमारे जो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स थे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, वो अब पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। तो इसका मतलब ये बी से ए की तरफ इलेक्ट्रॉन्स चलने लग गए और इन इलेक्ट्रॉन्स के चलने के कारण इलेक्ट्रॉनिक करंट बन गया। तो अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट थी दैट इज फ्रॉम बी टू ए, क्योंकि ए पे पॉजिटिव और इधर नेगेटिव पोटेंशियल है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास इस कंडक्टर में बी से ए की तरफ एक करंट शुरू हो गया और ये करंट जो है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर चलेगा और इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं, क्योंकि इधर लोअर पोटेंशियल और इधर हायर है। तो ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ करंट चला, इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है कि हमारा जो भी फ्लो होता है वो हायर से लोअर लेवल की तरफ होता है, जैसे कि पानी या हीट। तो वाटर हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर मूव करता है और हीट का भी यही है कि जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है वो हाइट से लो टेम्परेचर की ओर मूव करती है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमारा करंट जो है वो लोअर से हायर की ओर जा रहा है। तो टू मेंटेन दिस कन्वेंशन कि हायर से लोअर की ओर जाना चाहिए, इस कन्वेंशन को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक और करंट डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। और ये कन्वेंशनल करंट जो है ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है। दैट मीन्स द कन्वेंशनल करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कन्वेंशनल करंट जो हम करंट का डायरेक्शन लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते हैं। तो कन्वेंशनली वो टेक कन्वेंशनल करंट द मूवमेंट ऑफ कन्वेंशनल करंट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ज़्यादातर हम जो भी फिगर में यूज़ करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट लेते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। सो व्हेन अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस such as a cell is connected to a conductor AB, free electrons flow from negative end B to positive end A। तो हमारे पास नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की ओर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। दे आर सेट टू फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक करंट विच इज अलोंग बी ए फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर मूव करता है और इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहा जाता है। However, water or heat flows from higher level to lower level. So to maintain this convention, we define conventional current which flows from positive end A to negative end B। तो हम एक conventional current define कर देते हैं जो हमारे पास positive end A से B जाता है, तो higher potential से lower potential जाता है, उसको हम define करते हैं। और that means direction of electronic current is always opposite to the flow of electrons। तो conventional current हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। नाउ करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। दो इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, येट इट इज ट्रीटेड एज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज करंट फ्लो फॉलोज द लॉ ऑफ स्केलर एडिशन। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो की पर्टिकुलर डायरेक्शन है और कन्वेंशनल फ्लो की भी डायरेक्शन ले ली, येट करंट को एक स्केलर क्वांटिटी गिना जाता है। तो डायरेक्शन कंसिडर नहीं होती इसकी, क्योंकि करंट जो है वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या स्केलर एडिशन फॉलो करता है। तो लॉ ऑफ स्केलर एडिशन को वो फॉलो करता है, ना कि वेक्टर एडिशन। तो इसलिए उसको एक स्केलर क्वांटिटी लिया जाता है। ओके, द एंगल बिटवीन द वायर्स कैरिंग करंट डज नॉट अफेक्ट द टोटल करंट इन द सर्किट। तो जैसा कि हम देखते हैं कि अगर
हमारा एक वायर ऐसे जा रही है और अगर उसको बेंड हो जाता है उसके अंदर और एक और बेंड हो जाता है तो हमारे करंट का जो फ्लो होता है या क्वांटिटी ऑफ करंट फ्लोइंग जो है वो वेरी नहीं करती है। दैट मीन्स हमारा करंट जो है वो लॉ ऑफ स्केलर एडिशन को फॉलो करता है, ना कि वेक्टर एडिशन को, इसलिए करंट को एक स्केलर क्वांटिटी कंसीडर किया जाता है। नाउ टेकिंग एन एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक न्यूमेरिकल, और इसमें हमने करंट निकालना है। इफ 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर क्रॉसिंग इन 1 मिली सेकेंड थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, फाइंड द टोटल करंट। तो अगर ए 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 मिलियन कितने होते हैं? 1 मिलियन होता है बेटा 10 लाख। तो अगर 10 लाख इलेक्ट्रॉन्स एक क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहे हैं 1 मिली सेकेंड में, तो करंट कितना फ्लो करेगा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रही हैं तो कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है? एक पे पास इतना, तो 1 मिलियन के पास मतलब 10 लाख के पास इतना चार्ज। तो अल्टीमेटली हमारे पास Q आ गया 1.6 इंटू 10⁻13 कूलम। और कितना टाइम के लिए फ्लो कर रहा है? 1 मिली सेकेंड, दैट इज 10⁻3 सेकेंड। तो हमें पता है अगर हमने कूलम ऐसा यूनिट ले लिए और सेकंड ऐसा यूनिट ले लिए तो हमारे पास करंट आ गया चार्ज अपॉन टाइम। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्लो किया 1.6 इंटू 10⁻13 और कितने टाइम के लिए? 10⁻3। तो हमने ये लगाया तो हमारे पास आ गया 1.6 इंटू 10⁻10 एम्पियर। सो 1.6 इंटू 10⁻10 एम्पियर चार्ज फ्लो करेगा। नाउ इलेक्ट्रिक करंट और ट्रांजिएंट करंट इन कंडक्टर्स। तो इलेक्ट्रिक करंट या ट्रांजिएंट करंट कंडक्टर में क्या होता है? तो हम मान लेते हैं कि हमने एक सॉलिड सिलेंडर ले लिया ए बी और वहाँ पर हमने दो डाइलेक्ट्रिक चार्ज डिस्क दो एंड्स पे लगा दी। तो एक पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज डिस्क हमने ए एंड पे लगा दी और पॉजिटिवली चार्ज डिस्क बी एंड पे लगा दी, और इसके कारण क्या हुआ? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। इसके कारण हमारे पास जो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो पॉजिटिव एंड मतलब बी साइड की तरफ वो अट्रैक्ट हुए और वो उधर को फ्लो करने लगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक करंट बन गया हमारे पास राइट साइड पे और हमारा कन्वेंशनल करंट बन गया B2A। थोड़ी देर में ये इलेक्ट्रॉन्स उधर जाके इधर इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, मतलब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा और करंट फ्लो करना बंद कर देगा कुछ ही समय में। और इस करंट को जो कुछ समय के लिए चलेगा इसको ट्रांजिएंट करंट कहते हैं। तो कुछ समय के लिए चलने वाले करंट को ट्रांजिएंट करंट कहते हैं। ये इंस्टेंट ऑफ अ टाइम के लिए चलते हैं ड्यू टू सम अनबैलेंस चार्ज, और जब वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो वो ट्रांजिएंट करंट रुक जाता है। सो फिगर शोज अ सॉलिड सिलेंडर अक्रॉस विच एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड बाय अटैचिंग पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज डिस्क ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स एट टू एंड्स। तो दो एंड्स पे डाइलेक्ट्रिक्स की पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज डिस्क को अटैच कर दिया गया, जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर्स मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव डिस्क एंड अ ट्रांजिएंट करंट इज सेट अप अलॉन्ग BA। तो एक ट्रांजिएंट करंट BA, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट इधर हो गया और हमारा जो कन्वेंशनल करंट या उसको कहा गया इस टाइम पे ट्रांजिएंट करंट, क्योंकि ये कुछ समय के लिए चला तो BA की तरफ ये चल गया। तो ये करंट कब तक होगा? टिल इक्विलिब्रियम इज सेट, और जैसे इक्विलिब्रियम सेट हुआ ये रुक गया, और ये बहुत जल्दी सेटअप हो सकता है, इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी होता है। तो टेकिंग एन एग्जाम्पल, ये कहाँ पर देखने को मिलता है? हम जब क्लाउड्स में लाइटनिंग होती है तो जब बिजली कड़कती है, तो बिजली कड़कती क्यों है? क्योंकि वहाँ पे भी फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, मतलब करंट फ्लो कर रहा है, और वो कुछ समय के लिए एकदम से कड़कती है और बंद हो जाती है, फिर कड़कती है फिर बंद हो जाती है। ये कितनी देर के लिए कड़कती है? जितनी देर के लिए वो अनबैलेंस ऑफ चार्ज रहता है। जैसे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है वैसे ही लाइटनिंग बंद हो जाती है। तो ये ट्रांजिएंट मतलब बहुत ही कुछ समय के लिए होता है। सो इन केस ऑफ लाइटनिंग इन क्लाउड्स, चार्ज फ्लोज फ्रॉम क्लाउड्स टू अर्थ थ्रू एटमॉस्फेयर। दिस फ्लो ऑफ चार्ज इन लाइटनिंग इज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन रिजल्टिंग इन करंट एज नोन एज अ ट्रांजिएंट करंट। तो इसको ट्रांजिएंट करंट कहते हैं जब लाइटनिंग में क्लाउड से जो लाइट बाहर निकलती है टूवर्ड्स अर्थ, तो ये ट्रांजिएंट करंट का एग्जांपल है। स्टेडी करंट क्या होता है? स्टेडी करंट होता है कि जब एक स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी जाए और जो हमारा करंट है वो कॉन्टिन्यूसली फ्लो करे। तो जब एक स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड कब लगेगी? जब एक सोर्स ऑफ EMF, स्टेडी सोर्स ऑफ EMF जब कंडक्टर के साथ लगाया जाएगा। एग्जाम्पल्स आर सेल या बैटरी। जब कंडक्टर को सेल या बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा तो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड्स ऑफ कंडक्टर के में मेंटेन रहेगा, तो हमारा जो करंट है वो स्टेडीली फ्लो करेगा और उसको स्टेडी करंट कहेंगे। सो इफ वी अप्लाई अ स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड
in the body of a conductor by connecting a cell or battery across the two ends of the conductor, then flow of current will be continuous and there will steady current in the conductor. तो तब एक steady current flow करेगा conductor. Now the next topic is drift velocity and this is very important topic. कई बार हमारे पास एग्जामिनेशंस में इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाता है. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? तो हमने कंडक्टर्स को जब स्टडी किया है तो कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कंडक्टर्स में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैपैजर्डली इधर उधर मूव करते रहते हैं और इनकी मूवमेंट किसी भी पर्टिकुलर, अगर इधर इलेक्ट्रॉन है तो ये ऊपर नीचे आगे पीछे ये इधर उधर मूव करते रहेंगे, तो इनकी एक किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होती है, इसीलिए एक कंडक्टर करंट नहीं बना पाता अपने आप. जब उसको एक सोर्स ऑफ ईएमएफ के साथ जोड़ा जाता है तो सभी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव एंड, तो जैसा कि अभी इधर दिखा रहे हैं ये कंडक्टर है हमारा, तो इसको जब एक सेल के साथ जोड़ा गया तो इधर वाला ये पॉजिटिव एंड है, तो इधर एक पॉजिटिव एंड बन गया, इधर नेगेटिव. तो इलेक्ट्रॉन्स जो ऊपर की ओर जा रहे थे या नीचे की ओर जा रहे थे, तो ऊपर की ओर जाते हुए इलेक्ट्रॉन्स को एकदम से पॉजिटिव एंड ने अपनी ओर खींचा तो ये ऊपर जाते जाते इधर को एकदम से उनको ड्रिफ्ट कर गई. तो ड्रिफ्टिंग क्या होती है? जैसे हम बाइक को जब एकदम से ब्रेक लगाते हैं तो हमारा जो पिछला टायर है वो ऐसे स्किड सा कर जाता है, ऐसे टेढ़ा चला जाता है, तो वो ड्रिफ्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो सीधा जाना चाहता है लेकिन उसको एकदम से रोक लिया गया तो वो ड्रिफ्ट हो जाता है. वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाना चाहता है तो ये इधर जा रहा था, इसको एकदम से इधर वाले पॉजिटिव एंड ने रोका तो ये इधर जाके एकदम से ड्रिफ्ट होता हुआ इधर मुड़ गया, ऐसे ड्रिफ्ट हो गया. तो इसी तरह से हर इलेक्ट्रॉन जो नीचे जा रहा था वो इधर ड्रिफ्ट हो गया, जो आगे जा रहा था वो पीछे की ड्रिफ्ट हो गया. तो अल्टीमेटली एवरी इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट टूवर्ड्स द पॉजिटिव साइड. तो इधर अगर पॉजिटिव है तो इधर इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव साइड की तरफ ड्रिफ्ट हो जाएंगे और जितनी वेलोसिटी से, ये जितनी एवरेज वेलोसिटी से इस तरफ को मूव करना शुरू कर देंगे, ड्रिफ्ट होना शुरू कर देंगे, उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये वो एवरेज वेलोसिटी है जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर की तरफ ड्रिफ्ट होते हैं, तो उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं. नाउ अगर हम एक कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में हमारे पास देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दीज कंडक्टर्स आर सो रैंडम दैट एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0. तो जब हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी हुई कंडक्टर में, तो जो हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली मूव करते हैं और सबकी जब एवरेज वेलोसिटी निकाली जाती है तो हमारे पास क्या आता है? 0 वेलोसिटी आती है उनकी एवरेज वेलोसिटी. So if u1, u2, u3 up to so on un are random velocities of n free electrons in metal conductor, the average velocity is u1 plus u2 plus u3 up to so on un upon n comes out to be equal to 0. तो सारे हैपैजर्डली या रैंडमली मूव कर रहे हैं तो इफेक्टिव किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नहीं होती. तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा है तो वो उठ के यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे चला जाता है, या ये वाला यहाँ चला गया, ये वाला यहाँ चला गया, इधर वाला इधर चला गया. तो अल्टीमेटली जहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन था वहाँ पे कोई ना कोई और इलेक्ट्रॉन आ जाता है क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो पर्टिकुलर किसी भी इफेक्टिवली किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नहीं हो रही होती. सो एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0 आती है. So as a result there will be no net flow of electrons or charge in a particular direction, hence no current. Now if V is potential difference applied across the conductor of length L, तो एक L लेंथ के कंडक्टर के अक्रॉस एक V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया गया तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई दैट इज पोटेंशियल अपॉन लेंथ दैट इज V अपॉन L. तो इधर हमारे पास कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गई और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उनको एक फोर्स एक्सपीरियंस हो जाएगी. तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हुई तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लग गई. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज. तो हमारे पास हर इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है E, तो कितनी फोर्स लगेगी? वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, और वो चार्ज होता है -E नहीं माइनस, मतलब नेगेटिव चार्ज होता है तो -E. तो फोर्स उसके ऊपर कितनी लगेगी? तो फोर्स आएगी इक्वल टू -E इंटू कैपिटल. तो माइनस स्मॉल ई दैट इज द चार्ज, ई द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव वो नेगेटिव चार्ज होता है और कैपिटल ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है तो उस डायरेक्शन में उसको
फोर्स लग गई, तो इधर सॉरी ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी क्योंकि माइनस लगा हुआ है। तो वेक्टर में माइनस क्या शो करता है, माइनस शो करता है ऑपोजिट डायरेक्शन। तो फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर नेगेटिव लगा है तो ऑपोजिट होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगी उससे उल्टी डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सो नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको फोर्स लगेगा। नाउ ऑल्सो अगर हमारा ये इलेक्ट्रॉन ए एक्सेलरेशन से मूव करने लग गया तो फोर्स कितनी एक्सपीरियंस की होगी इसने, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वेयर मास m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और a इसकी एक्सेलरेशन। तो अगर इस एक्सेलरेशन a हो गई इसकी मूव करने लग गया और इसका मास m है तो m इंटू ए भी हमें वही फोर्स देगी, इसी फोर्स के कारण एक्सेलरेशन बनी है। तो फोर्स कौन सी लग रही थी, इसका मतलब ये फोर्स और ये फोर्स दोनों सेम ही है। तो अल्टीमेटली 2 और 3 इक्वेशन सेम है तो इनको इक्वेट कर देंगे, तो माइनस ई इंटू कैपिटल ई इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गई माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम। तो इतनी एक्सेलरेशन से हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर एडिशनल वेलोसिटी विद देयर इनिशियल वेलोसिटी। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, मैंने क्या बोला, जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी थी तो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे थे, इसका मतलब उनको पास वेलोसिटी थी। और अब क्या हुआ, अब उनको पॉजिटिव एंड की तरफ एक फोर्स लगी और वो उसकी तरफ ड्रिफ्ट हुए विद एन एक्सेलरेशन ए, इसका मतलब उनकी वेलोसिटी चेंज कर गई। तो इनिशियल वेलोसिटी के साथ साथ उनके पास कुछ एडिशनल वेलोसिटी भी आ गई। तो अगर हम ये माने कि उनके पास इनिशियल वेलोसिटी u1 थी और अभी उसकी फाइनल v1 हो गई है और उसकी एक्सेलरेशन कितनी है a, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a1 इंटू टाउ 1। और यहाँ पर टाउ क्या है, देखो v इज इक्वल टू u प्लस at हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी। तो v जो है वो फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, u उसकी इनिशियल वेलोसिटी, a उसकी एक्सेलरेशन, और इधर आना था टाइम, कितने समय के लिए, तो ये है टाउ। और यहाँ पे टाउ जो होता है वो उसको कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। तो कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्टर्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगती है टूवर्ड्स पॉजिटिव एंड, तो अगर इधर इलेक्ट्रॉन है इसको पॉजिटिव एंड की तरफ फोर्स लगी तो ये इधर को एकदम से ड्रिफ्ट हुआ। जैसे ये चलने लगा, जैसे ये चला, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन आया और ये उस इलेक्ट्रॉन के बीच में जाकर टक्कर मारी इसने। जैसे इसने टक्कर मारी इसकी एक्सेलरेशन बदल गई। तो अल्टीमेटली इसकी इनिशियल वेलोसिटी और इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी, जितनी देर में इसकी कोलिजन नहीं होती। तो हर टाइम पे जब भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं तो हमेशा इधर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकराने भी लग जाते हैं। तो अल्टीमेटली एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसको कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसको हम कंसीडर करते हैं। उतने समय के लिए ही इस एक्सेलरेशन का इफेक्ट रहा इस पर, तो ही ये फाइनल वेलोसिटी इतनी ले पाया। तो टाउ इज डिफाइंड एज रिलैक्सेशन टाइम, इट इज डिफाइंड एज द टाइम डिले बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू कोलिजन हेल्ड बिटवीन देम। तो एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच की जो टाइम है उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो जैसे ही हमने एक पॉजिटिव एंड की इधर हमने पॉजिटिव लगाया तो एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ड्रिफ्ट हुआ, जैसे ही वो मुड़ा आगे एक और इलेक्ट्रॉन था उसके साथ वो टकरा गया, और टकराने के बाद फिर वो उधर को जाने की कोशिश, तो पॉजिटिव की तरफ फिर वो ड्रिफ्ट हुआ, फिर आगे एक इलेक्ट्रॉन टकरा गया। तो एक टकराने से दूसरे टकराने के बीच का टाइम है, उसी समय में उसकी वेलोसिटी बढ़ी है, तो वो वेलोसिटी वो टाइम जो वो रिलैक्सेशन टाइम है उतने समय में उसकी वेलोसिटी बढ़ी। तो v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a1 टाउ 1, ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। ऐसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा कोई, उसका रिलैक्सेशन टाइम टाउ 2 होगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 होगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी v2 होगी, लेकिन उसकी एक्सेलरेशन जो है वो a ही होगी, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन्स पे हमारे पास जो फोर्स है वो माइनस ई इंटू कैपिटल ई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने सेम अप्लाई की है और हमारे पास ई भी सेम है, तो हमारे पास ये भी सेम है हर इलेक्ट्रॉन के लिए, ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो ये तीनों टर्म सेम है, तो एक्सेलरेशन सबकी सेम होगी। तो इसको a1 a2 a3 की जगह हम a लिख देते हैं। तो v2 जो है वो आएगा u2 प्लस a टाउ 2। थर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ v3 इज इक्वल टू u3 प्लस a टाउ 3। ऐसे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना चाहे, तो ये सारी वेलोसिटीज़ हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटीज़ हैं हर एक इलेक्ट्रॉन की। तो अगर हम एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना चाहें तो हम सबकी ड्रिफ्ट वेलोसिटीज़ को ऐड कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं n से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर। तो v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू सोन vn अपॉन n, और v1 की वैल्यू क्या है u1 प्लस a टाउ 1, v2 की वैल्यू क्या है u2 प्लस a टाउ 2, v3 की u3 प्लस a टाउ 3 अप टू सोन un प्लस a टाउ n अपॉन n। तो इधर से u1
प्लस U2 प्लस U3 अप टू सॉन UN अपॉन n साइड पे कर देते हैं, इधर आ जाएगा a टाउ 1 प्लस a टाउ 2 प्लस a टाउ 3 अप टू सॉन a टाउ n अपॉन n, a बाहर आ जाएगा, a इंटू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 अप टू सॉन टाउ n अपॉन n आ जाएगा। तो U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू सॉन UN अपॉन n प्लस a मल्टीप्लाई बाय टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस टाउ 4 अप टू सॉन टाउ n अपॉन n। ये क्या है? ये हमारे पास थी इनिशियल एवरेज वेलोसिटी, और ये हमारे पास क्या थी जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी हुई थी, ये रही, और ये तो जीरो थी। तो अल्टीमेटली U1 प्लस U2 प्लस U3 ये वाला पहली टर्म तो जीरो हो गई। a इंटू टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू सॉन टाउ 1 अपॉन n, इसको इस टर्म को हमने लिख लिया टाउ। दिस इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये टर्म हमें एवरेज रिलैक्सेशन टाइम देती है। तो Vd आ गया इक्वल टू a टाउ, जहाँ पर a एक्सेलरेशन आ गई और टाउ आ गया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। So average relaxation time that had elapsed since each electron suffered its last collision with ions slash atom of the conductor and is known as average relaxation time. तो ultimately tau जो है वो average relaxation time है एक collision से दूसरे collision के बीच में सभी electrons का मिलाकर। तो पहले का जितना रिलैक्सेशन टाइम, दूसरे का, तीसरे का, अप टू सोन n तक ले जाओ और डिवाइड n कर दो, तो ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आ गया ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई a टाउ, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने पहले निकाल ली थी माइनस ई बाई एम, तो ये वैल्यू इधर पुट कर देते हैं। तो व्हाट वी गेट Vd दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम, एंड दिस नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ Vd इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स किधर ड्रिफ्ट कर रहे हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव एंड की तरफ। सो Vd और E की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, और Vd की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम और इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई इंटू टाउ अपॉन एम। यहाँ पे स्मॉल ई जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल ई एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और एम जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज इट विद द टॉपिक्स ऑफ टुडे लेक्चर। तो आज हमने इलेक्ट्रिक करंट जो है वो शुरू किया, और उसमें हमने देखा कि हमारे पास करंट क्या होता है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहा जाता है, और फिर हमने ये देखा कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या होती है। तो कन्वेंशनल करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट लिया जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो हम कहेंगे करंट टूवर्ड्स राइट मूव कर रहा है। उसके बाद हमने ट्रांजिएंट और स्टेडी करंट देखा। तो ट्रांजिएंट करंट थोड़े समय के लिए दौड़ने वाला करंट है, और स्टेडी करंट एक स्टेडी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर लगा दी जाए कंडक्टर के साथ तो जो करंट लंबे समय के लिए दौड़ता है उसको स्टेडी करंट कहते हैं। और फिर लास्ट में हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जब भी एक कंडक्टर के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट होते हैं, और जितनी वेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट होते हैं, एवरेज वेलोसिटी विद विच द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हमने निकाला, जो आया Vd इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई टाउ बाई एल। और ये हमने देखा द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक। होपफुली अब आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम इसी चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। अगर आपको इन टॉपिक्स में कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो मुझे क्वेरी में डालो, मैं वो डिफ़िकल्टी आपकी दूर करूँगा। Thank you for watching this video. Do like and share my video and also subscribe to our channel. Thank you very much.